नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 26 दिसंबर के हम फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के तीनों शिफ्ट का प्रश्न देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के सारे प्रश्न देखेंगे, क्योंकि लगातार इसे प्रश्न रिपीट हो रहा है। इसलिए पूरे वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। साथ में दिल्ली पुलिस में प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारा वीडियो ऐड किया हुआ है, उन सभी को जाकर जरूर देख लीजिएगा। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो है और लगातार जो 8 से 10 प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट में बहुत करा रहा है क्वेश्चन। सारा जो एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110 जो है यह धन विधेयक को परिभाषित करता है। और कल ही मैंने संविधान से जितने भी अनुच्छेद होते हैं, संविधान संशोधन भाग अनुसूची, ये सभी का डिटेल वीडियो दिया हुआ, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। बात करें धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है, जो धन विधेयक को परिभाषित कर है। इसमें करों से संबंधित भारत के संचित निधि से धन के विनियोग और भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने जैसे मामले शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 से 120 तक संसद की विधायी और वित्तीय प्रक्रियाओं से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है, ये आगे के समय जरूर पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। और अनुच्छेद 120 संसद से भाषा यानी हिंदी या अंग्रेजी के उपयोग से संबंधित है, जिसे वित्तीय कामकाज की प्रक्रिया को सुचारू बनाने और कानून बनाने के तरीके का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 108 प्रावधान करता है। यह बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। बात करें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। यदि वे अनुपस्थित होते हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष और फिर राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इन तीनों की अनुपस्थिति में कोई भी सांसद यानी एमपी दोनों सदनों की सहमति से अध्यक्षता कर सकता है। यह संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जो अनुच्छेद 108 में है, और इसका उद्देश्य किसी विधेयक पर गतिरोध को दूर करना होता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो आज रात 12 बजे से 1 बजे जो है बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है, जिससे आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र 299 प्राइस हो जाएगा। जिसमें आपको 1 साल का पास प्रो जो 299 में, लेकिन आपको 2 साल का एबिलिटी मिल जाएगा, नहीं बाई 1 गेट 2 ईयर का ये ऑफर रहने वाला है। जिसमें पास प्रो मैक्स आपको बात करें ये 399 में मिल जाएगा, और वहीं पास प्रो जो 299 में मिल जाएगी। इसके लिए आपको कूपन कोड सावन लगाना है, और आज रात 12 से 1 बजे 1 घंटे का ऑफर रहेगा, जाके परचेज कर लीजिएगा। जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा लीजिएगा, इसलिए कूपन कोड सावन लगा के आज रात 12 से 1 बजे परचेज कर लीजिएगा। जिनका भी वैलिडिटी कम बचा हुआ है, 1-2 महीने बचा हुआ है, जाके परचेज कर लीजिए, 2 साल ऐड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पतंग महोत्सव किस त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है? ये जो मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के अवसर पर मुख्य रूप से अहमदाबाद गुजरात में मनाया जाता है। बात करें कुछ प्रमुख राज्यों के त्योहार की सूची, जो आगे की सीट में जरूर पूछा जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में उगादी का त्यौहार, संक्रांति का त्यौहार, दशहरा त्यौहार, डेक्कन फेस्टिवल, ये सभी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। असम में कौन कौन सा त्यौहार होता है? बिहू, बोहाग, बोगाली और कोंगाली, ये तीनों बिहू हो जाएगा। अम्बुवाची, देहिंग पटका, ये सभी असम में मनाया जाता है। बिहार की बात करें तो छठ पूजा, दुर्गा पूजा, सामा चकेवा, ये सभी बिहार में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर दशहरा, राजिम कुंभ मेला और तीजा, ये सभी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोवा की बात करें तो कार्निवल, सिग्मो, दिवाली, साओ जुआओ, ये सभी गोवा में मनाया जाता है। गुजरात की बात करें तो नवरात्रि, दिवाली, मकर संक्रांति, जिसे उत्तरायण कहा जाता है, ये गुजरात में मनाया जाता है। हरियाणा की बात करें तो बैसाखी, तीज, दिवाली और सूरज कुंड मेला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि लगातार ये पूछ रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल्लू दशहरा, लोसर और लोहड़ी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। झारखंड की बात करें तो सरहुल, कर्मा पूजा और टूसू पर्व, ये झारखंड में मनाया जाता है। कर्नाटक की बात करें दशहरा, उगादी, मकर संक्रांति और मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनाया जाता है। कंबाला भी कर्नाटक, याद रखिएगा। केरल की बात करें तो ओनम, विशु,
त्रिशूर पूरम और आथा चमयाम ये सभी केरल में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करो, दिवाली, खजुराहो नृत्य महोत्सव, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो गणेश चतुर्थी, दिवाली, गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मणिपुर की बात करें तो याओसवांग जो होली के त्यौहार के रूप में है, चिराइयोबा और कांग फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। मेघालय की बात करें तो नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। मिजोरम की बात करें तो चापचारकूट, मीमकूट और पोलकूट मिजोरम में मनाया जाता है। नागालैंड की बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोसू फेस्टिवल और सेकरेनी त्यौहार ये नागालैंड में मनाया जाता है। ओडिशा की बात करें तो रथ यात्रा, दुर्गा पूजा, नुआखाई, धनु यात्रा ये ओडिशा में मनाया जाता है। पंजाब की बात करें तो बैसाखी, दिवाली, लोहड़ी, गुरु पर्व ये सभी पंजाब में मनाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो पुष्कर ऊंट मेला, गणगौर, तीज, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ये सभी राजस्थान में मनाया जाता है। सिक्किम की बात करें तो लोसर, सागा देवर और तिहार त्यौहार ये सिक्किम में मनाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल, चितरई फेस्टिवल, कार्तिकई दीपम और जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो बथुकम्मा, बोनालू, अंतप्रगन्य तेलंगाना में मनाया जाता है। त्रिपुरा में बात करें दुर्गा पूजा, खर्ची पूजा, लाई हरोबा त्रिपुरा में मनाए थे। देखिए कभी कभी आपको लाई हरोबा जो है त्रिपुरा मणिपुर दोनों दिया जाएगा, इसलिए ज़्यादा तो ऑप्शन है मणिपुर अब रहेगा, मणिपुर क्लिक कीजिए। जब मणिपुर न रहे तो त्रिपुरा आप क्लिक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें दिवाली, होली, रामनवमी और कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। सागा दावा की बात करें तो ये प्रश्न पूछा गया है, सागा दावा किस राज्य का प्रमुख बौद्ध त्योहार है? सभी को पता है सिक्किम का है। यह बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण से जुड़ा हुआ है। सागा दावा तिब्बती बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार है जो तिब्बती चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने में मनाया जाता है, खासकर मई जून के आसपास। यह भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण के 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का सम्मान करता है, जिसे ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल यानी त्रिगुण आशीर्वाद उत्सव भी कहते हैं, जिसे मठों में प्रार्थनाएं, घी के दीपक जलाना और जरूरतमंदों को दान देना जैसे कार्य किए जाते हैं और इसे सिक्किम का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। बात करें प्रमुख जनजातीय त्यौहार की तो कर्मा जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मनाया जाने वाला यह पर्व भाई बहन के प्रेम और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है, जिसे कर्म वृक्ष की पूजा के साथ मनाया जाता है। सरहुल की बात करिए, साल वृक्ष के फूलों खिलने पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। प्रकृति पूजा और नए साल के आगमन का प्रतीक है, खासकर मुंडा और उरांव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। भगोरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश के भील और भिनाला जनजाति का यह होली से पहले का एक अनोखा त्यौहार है, जिसमें मेले लगते हैं और युवक युवतियाँ जीवन साथी चुनती हैं। नेक्स्ट करिए मरई महोत्सव की बात करिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के गोंड और अन्य जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक मौसमी और धार्मिक त्यौहार जिसमें प्रकृति और देवी देवताओं की पूजा होता है। न्योकुम त्यौहार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की निसी जनजाति का यह पर्व भूमि और एकजुटता का प्रतीक है, जो अच्छी फसल और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। मीमकुट त्यौहार की बात करें तो मणिपुर की कुकी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला यह फसल कटाई का त्यौहार है। त्यूसुखनाई त्यौहार की बात करें तो नागालैंड के चांगसांग जनजाति द्वारा यह महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो नई फसल और शुद्धि के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शास्त्रीय नृत्य में कलाकारों का मेकअप बहुत विस्तृत होता है और चेहरे पर रंगों का उपयोग मुखौटों की तरह किया जाता है, कथकली में किया जाता है। और मैंने लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, दिल्ली प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, 3 घंटे का मैराथन वीडियो है। इसे हरे रंग का उपयोग देवताओं के लिए और लाल रंग का उपयोग क्रोध या नकारात्मक पात्रों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सा है? जामनगर रिफाइनरी गुजरात जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भारत के गुजरात राज्य में स्थित जामनगर रिफाइनरी है, जिसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास है और यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल एकल साइट रिफाइनरी है, जो प्रतिदिन 1.4 मिलियन बैरल कच्चे तेल को संसाधित करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सलमान रुश्दी का वह उपन्यास कौन सा जिस पर से 36 साल बाद प्रतिबंध हटाया गया है? द सैटेनिक वर्सेस पर से 36 साल बाद प्रतिबंध हटाया गया है। द सैटेनिक वर्सेस उपन्यास के लेखक सलमान रुश्दी जो भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है और यह उनका चौथा उपन्यास है जो 1988 में प्रकाशित हुआ और अपने विवादास्पद विषय के कारण विश्व भर में चर्चा में रहा। बात करें कुछ
इम्पोर्टेंट पुस्तक और उनके उपन्यास के, तो तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कविता वाली, ये सभी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। सूरदास की बात करें तो सूर सागर व सूर सरावली सूरदास के द्वारा लिखा गया है। कबीरदास के द्वारा साखी, शबद और रैमनी, ये जो है कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा बीजक भी याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जैसी की बात करें तो पद्मावत लिखा गया है। कालिदास की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, बहुत सारा भी और पुस्तक लिखा गया है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। और पुस्तक लेखक का मैंने 2 दिन पहले वीडियो दिया है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र जो राजनीति पर आधारित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारतेंदु ग्रंथावली लिखा गया है। भीष्म साहनी के द्वारा तमस और मायादास की मारी, ये दोनों लिखा गया है। भगवती चरण वर्मा के द्वारा चित्रलेखा टेढ़े मेरे रास्ते लिखा गया है। अंग्रेजी साहित्य में बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। सलमान रुश्दी द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम, ये पुस्तक लिखा गया। अरुंधति रॉय द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनको बुकर पुरस्कार मिला हुआ इसी पुस्तक के लिए। झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज और द नेम से लिखा गया है। आर.के. नारायण द्वारा द गाइड और मालगुडी डेज लिखा गया है। विक्रम सेठ द्वारा अ सुइटेबल बॉय लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा द इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है। लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखा गया है। नीरज सिंह चौधरी के द्वारा एन अननोन इंडियन लिखा गया है। आधुनिक भारतीय लेखक की बात करें तो चेतन भगत द्वारा 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये दोनों पुस्तक लिखा गया है। किरण देसाई के द्वारा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है लिखा गया, उनको बुकर पुरस्कार इसी पुस्तक के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें मिला था। बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जो उन्हें उनकी कविताओं का संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया, और वे यह पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय थे, जिससे उनकी संवेदनशील सुंदर कविता पश्चिमी साहित्य का हिस्सा बना। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार विजेता जो भारतीय हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य गीतांजलि के लिए दिया गया। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी यानी रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया। मदर टेरेसा को 1979 में शांति यानी मानवता के कार्य के लिए दिया गया। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति यानी बाल श्रम उन्मूलन के लिए दिया गया। भारतीय मूल के प्रवासी नागरिकों की बात करें तो हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा यानी अनुवांशिकी के लिए दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी यानी तारकीय संरचना और विकास के लिए दिया गया। वेंकट रामन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान राइबोसोम की संरचना के लिए दिया गया। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में सिक्किम की तीस्ता नदी में आई बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? दक्षिण लोहनक झील का फटना था। बात करें भारी बारिश के कारण पूर्वोत्तर भारतीय एक राज्य सिक्किम में ग्लेशियर दक्षिण लोहनक झील अपने किनारों से कोतोर बैठी, जिससे ग्लेशियर झील के फटने से बाढ़ आ गया। बाढ़ आधी रात को चुंगथांग में तीस्ता बांध तक पहुंच गया, इससे पहले कि इसे दोबारा खोले जा सके, मिनटों के बांध को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीय किस वर्ष हुआ था? 1980 में हुआ था। इससे पहले 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण था। इससे पहले 1969 में 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे देश का अधिकांश बैंकिंग व्यवसाय सरकार के नियंत्रण में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? अभी जस्ट हमने करा है, आर.के. नारायण हो जाएगा। और डिटेल में देखना चाहते हैं दिल्ली पुलिस प्लेस में जाकर देख लीजिए, बहुत सारे मैंने पुस्तक लेखक को क्वेश्चन कराए हैं। मालगुडी डेज आर.के. नारायण की लघु कहानियों का एक संग्रह है, जिसे 1943 में इंडियन शॉर्ट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक को भारत के बाहर 1982 में पेंगुइन क्लासिक्स द्वारा पुनः प्रकाशित किया गया था। बात करें प्रमुख उपन्यास तो इनके द्वारा लिखा गया है, स्वामी एंड फ्रेंड्स किसके द्वारा? आर.के. नारायण। द बैचलर ऑफ आर्ट्स आर.के. नारायण। द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट और वेटिंग फॉर द महात्मा, ये सभी पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द गाइड और टाइगर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट,
टॉकेटिव मैन लघु कथा संग्रह की बात करें तो मालगुडी डेज, हॉर्स एंड टू गोट्स, अंडर द बनियान ट्री, ये सभी R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं बहता है? बात करें तो यह मलेशिया ऑप्शन में दिया गया था, ये नहीं होगा, जबकि चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर यह बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है? उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी दर होता है। बात करें, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जहां एक साथ ऊंचाई, महंगाई, धीमी या स्थिर आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी होता है। यह एक मुश्किल स्थिति है क्योंकि महंगाई और मंदी के बीच आमतौर पर विपरीत संबंध होता है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में ये तीनों एक साथ होता है, जिससे आम लोगों की क्रय शक्ति घट जाता है और नौकरियां कमी हो जाता है, जैसा कि 1970 के दशक में देखा गया था और अभी इसकी चिंता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस त्योहार में कंचनजंगा पर्वत की पूजा सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में किया जाता है? पांग लहाबसोल में होता है। बात करें, कंचनजंगा पर्वत की पूजा मुख्य रूप से सिक्किम और नेपाल के स्थानीय बौद्ध और लेप्चा समुदाय द्वारा उनके संरक्षण देवता के रूप में किया जाता है, और यह पूजा पंग लहाबसोल जैसे त्योहार और स्थानीय अनुष्ठानों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें पर्वत को फोला या भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजा होता है, न कि सिर्फ एक चोटी के रूप में, क्योंकि इसे पवित्र माना था और इसकी चोटी पर चढ़ने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, चौक मुद्रा किस नृत्य शैली की विशिष्ट विशेषता है? ओडिसी की यह विशिष्ट विशेषता है। बात करें, चौक मुद्रा मुख्य रूप से ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली की विशेषता है जो शक्ति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि त्रिभंग मुद्रा स्त्रीत्व और लास्य सौंदर्य को दर्शाता है। ये दोनों मुद्राएं ओडिसी नृत्य का आधार स्तंभ है जो भगवान जगन्नाथ से जुड़ा है और पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण है। बात करें प्रमुख नृत्य शैलियों की मुद्रा विशेषता में, तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्र है, जिसमें अरे मंडी जैसे बुनियादी मुद्राओं पर आधारित आंखों और हाथों के विस्तृत हाव भाव जिसमें भक्ति और आध्यात्मिकता प्रमुख है। कथक की बात करें, उत्तर प्रदेश का है, जिसमें चक्कर घूमना, ठुमका, पैरों की थिरकना और सुंदर हस्त मुद्रा जैसे कतरमुख मुष्टि का संयोजन जो कृष्ण लीला पर आधारित है। कथकली की बात करिए, केरल का शास्त्र है, जिसमें मुद्रा, हाथ के संकेत और आहा चेहरे के भाव पर अत्यधिक जोर, विस्तृत वेशभूषा और मेकअप के साथ पौराणिक कथाएं बताया जाता है। ओडिसी की बात करें, ओडिशा का मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित त्रिभंग शरीर के 3 स्थानों पर मुद्राएं और तरल सुंदर गतियां जो स्थिर और चल मुद्राओं का सुंदर मिश्रण है। मणिपुर का है, जिसमें लाई हरोबा परंपरा से प्रेरित कोमल गोलाकार हाथ की गतियां जिसमें पुंग ढोल का विशेष महत्व होता है। मोहिनीअट्टम केरल का, जिसमें ओडिसी और भरतनाट्यम का मिश्रण, लास्य कोमल शैली जिसमें तरल गतियां और सुंदर भाव भंगिमा प्रमुख है। कुचिपुड़ी की बात करें, आंध्र प्रदेश का, जिसमें तरंगम यानी पीतल के बर्तन पर नृत्य और जति लयबद्ध पद के साथ नाट्य और नृत्य का संतुलन होता है। सत्रिय जो असम का है, भक्ति और अंकिया नाट्य एक प्रकार का नृत्य नाटक से जुड़ा, जिसमें चली, झुमरा जैसी मुद्राएं और रास पर विशेष जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। बात करें कुछ जो है इम्पोर्टेंट केंद्रीय मंत्री की, तो राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री। अमित शाह जो है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है। जीतन राम यानी नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री है। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मामलों के मंत्री है। जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री है। मनोहर लाल खट्टर आवास एवं शहरी मामलों के विद्युत मंत्री है। HD कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री है। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है। राजीव रंजन इस उर्फ ललन सिंह जो है पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री है। श्री सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री है। वीरेंद्र कुमार जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। ज्योतिराज सिंधिया जो है संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के मंत्री है। श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री है। श्री किरण रिजिजू संसदीय मामलों के मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है।
श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री है। मनसुख मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामलों के खेल मंत्री है। जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री और खान मंत्री है। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुर में रंगों का त्योहार किसे माना जाता है? याओ सुआंग को माना जाता है। मणिपुर में रंगों का त्योहार याओ सुआंग कहलाता है, जो होली के साथ ही 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें लोग रंग गुलाल खेलते हैं, पारंपरिक नृत्य थबल चोंगमा करते हैं। याओ सुआंग मिथाबा भूसे की झोपड़ी जलाना जैसी रस्में निभाते हैं और वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, जो 61.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% था, जो देश की सबसे कम था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20% और महिला साक्षरता दर 51.50% था, और यह राष्ट्रीय औसत 74.04 से काफ़ी कम था। मुख्य आंकड़े की बात करें तो कुल जनसंख्या कितना था? लगभग 1.21 अरब हो जाएगा। दशकीय वृद्धि 2001 से 11 तक 17.64% था, जो 2001 से 11 के दशक में 18.1 करोड़ की वृद्धि है। साक्षरता दर 74.04%, जिसमें पुरुष का 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हैं। ग्रामीण शहरी जनसंख्या की बात करें तो 68.8% ग्रामीण और 31.2% शहरी है। प्रमुख बिंदु की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 200 मिलियन है। उच्च साक्षरता दर की बात करें तो केरल का 93.91% है। जनगणना का नारा हमारे जनगणना हमारा भविष्य था। चरण की बात करें तो जनगणना 2 चरण में हुआ था। मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना हुआ था। महत्व की बात करें 2011 की जनगणना ने स्वतंत्रता के बाद सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया। यह जनगणना भारत की जनसांख्यिकीय विशेषताओं को समझने और सरकारी नीतियों व कल्याणकारी योजना जैसे पीडीएस के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। हालांकि वर्तमान में कुछ योजनाओं के लिए 2011 के आंकड़ों पर निर्भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 32 को समझना वैसा ही है जैसा कि किले के मुख्य द्वार की चाबी होना। यदि किले के अंदर आपके अधिकार का हनन होता है तो यह चाबी आपको सुरक्षा के लिए न्याय के दरवाजे खोलने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का प्रश्न दिया गया था, इसमें बताना था, विषम चुनना था। ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट अलग हो जाएगा, क्योंकि अन्य 3 मेडिकल डॉक्टर है, एमडी होते हैं, जो शारीरिक रोगों का इलाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कलम का संबंध लेखक से है तो दर्जी का संबंध किससे हो जाएगा? सुई से हो जाएगा। देखिए, कलम से जो है लेखक लिखता है तो दर्जी जो किससे करता है काम? सुई से करता है, नीडल से करता है। यहाँ पर एक आकृति दिया गया था जिसमें पूछा गया था चतुर्भुज की संख्या। इसमें टोटल 9 चतुर्भुज की संख्या हो जाएगा। एक कंप्यूटर से प्रश्न मिला है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कमेंट डालने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? Ctrl+Alt+M का प्रयोग जो कमेंट के लिए होता है। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जान लीजिए। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+Z से अंडू होता है, Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+I से इटैलिक, Ctrl+U से अंडरलाइन, Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट और Ctrl+P से प्रिंट होता है। आपके काम को बहुत तेज और आसान बनाते हैं, जो कमेंट फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वेब होस्टिंग हब क्या है? एक ऑनलाइन सेवा है जो वेबसाइट की फाइलों को एक विशेष कंप्यूटर पर स्टोर करता है ताकि वो इंटरनेट पर उपलब्ध रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुट नोट डालने की शॉर्टकट की है क्या होता है? Alt+Ctrl+F से जो है फुट नोट डाला जाता है। तो आएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI कौन प्रकाशित करता है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। यह संगठन आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव को भी मापता है और इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बाकी जितने भी सूचकांक से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं ये सभी मैंने करंट अफेयर में कराया हुआ है, जाके स्पीडी करंट अफेयर का मैराथन वीडियो देख लीजिए, 9 घंटे का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1951 की एशियाई खेल में भारत ने कुल कितना रजत पदक जीता था? बात करें, भारत ने कुल 16 रजत पदक जीता था। इन खेलों में भारत 51 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 20 कांस्य पदक शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की वास्तविक विकास दर क्या था? इसका वास्तविक विकास दर 6.01% था, लगभग 6% था, जबकि लक्ष्य जो है 5% रखा गया था। इस योजना का मुख्य नारा भोजन, काम और उत्पादकता था। और मैंने पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो कराया हुआ है, मात्र 30 मिनट का है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जो आके सभी इंपॉर्टेंट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि लगातार पंचवर्षीय योजना से 2-3 प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में कूका आंदोलन के मुख्य संस्थापक कौन थे? बात करें तो भगत जवाहर मल थे, जिन्होंने सियान साहिब भी कहा जाता है। उन्होंने 1840 के दशक में इसकी शुरुआत किए थे और बाद में 1870 के दशक में बाबा राम सिंह इसके प्रमुख नेता थे। तो याद रखिएगा, पंजाब में कूका आंदोलन के मुख्य संस्थापक भगत जवाहर मल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? एम.एफ. हुसैन को जो है भारत का पिकासो कहा जाता है। मकबूल फिदा हुसैन, कभी कभी जेमिनी रॉय को भी उनकी अद्वितीय लोक शैली के लिए इसे नाम से जाना जाता है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पीएसयू के शेयर का हिस्सा बेचना क्या कहलाता है? इसे विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यदि सरकार 51% से अधिक हिस्सा बेचता है तो उसे निजीकरण कहा जाता है। यानी विनिवेश का मतलब सरकार या किसी संगठन द्वारा अपनी किसी परिसंपत्ति, कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी को बेचना या उसका परिसमापन करना है, ताकि धन जुटाया जा सके, संसाधनों का बेहतर आवंटन हो सके या गैर लाभकारी संपत्तियों से छुटकारा पाया जा सके, जिसे कंपनियां का निजीकरण होता है और वित्तीय प्राथमिकताओं को बदला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार और लोक नृत्य? सभी को पता है, असम का है। असम में साल में 3 बार बिहू का त्योहार मनाया जाता है। बुहाग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू मनाया जाता है। और लगातार इससे प्रश्न पूछ रहा है, लोक नृत्य का मैंने मैराथन वीडियो कराया हुआ, दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में ऐड किया गया, जाकर जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, E0S09 उपग्रह मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? पृथ्वी अवलोकन और रिमोट सेंसिंग, जिसे इसरो द्वारा कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन के लिए प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? आज ही हमने कराया है, कविंदर गुप्ता जो है लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल है। स्रोत के अनुसार उन्हें 18 जुलाई 2025 को शपथ लिया था, जिन्होंने बी.डी. मिश्रा का स्थान लिया है। कंफ्यूज मत होइएगा। बात कर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? के.टी. पटनायक है। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला है। मिजोरम के राज्यपाल वी.के. सिंह है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। मेघालय के राज्यपाल C.H. विजय शंकर है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस है। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभपति है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रेमन डेका है। इसके अलावा बात करें, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जिनको अति प्रभार मिला हुआ है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। गोवा के राज्यपाल पुष्पति अशोक गजपति राजू है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेंकर है। तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा है। लद्दाख के राज्यपाल कविंदर गुप्ता है। दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। पुडुचेरी के राज्यपाल के कैलाश नाथन है। अंडमान निकोबार द्वीप के राज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी है। चंडीगढ़ की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया है। दादरा नगर हवेली
दमन दीव का कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। और लक्षद्वीप के भी राज्यपाल प्रफुल्ल पटेल। बाकी अब जितने भी मुख्यमंत्री है ये सभी आपको देखना है। जितने भी मुख्यमंत्री है वो सभी राज्य का मैं स्क्रॉल करूँ, फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निसार मिशन में उपयोग किए जाने वाले बूम की लंबाई कितना होता है? 9 मीटर का होता है। यह 12 मीटर व्यास वाले रडार एंटीना को तैनात करने के लिए नासा द्वारा डिजाइन किया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तत्काल शब्द किस शास्त्रीय नृत्य के फुटवर्क पैर संचालन से संबंधित है? कथक से संबंधित। इसके मुख्य बोल ता थे या थेया थेई थेई त होते हैं। और जितने भी लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य का इम्पोर्टेंट है ये सभी मैंने कराया हुआ है, सभी जाकर देख लीजिए। कथक जो है उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। बात करें भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली और मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये केरल का हो जाएगा। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का हो जाएगा। मणिपुरी की बात करें ये मणिपुर का हो जाएगा। और सत्रिया याद रखिएगा असम का हो जाएगा। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन 18 का निर्माण किस फैक्ट्री के द्वारा किया गया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? सभी को पता होना चाहिए। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस औद्योगिक नीति संकल्प को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? औद्योगिक नीति 1956 को कहा जाता है। और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और ये पंचवर्षीय योजना से ही रिलेटेड है। इसका मैंने डिटेल वीडियो कराया हुआ है, जाके डिटेल वीडियो जो मुख्य पंचवर्षीय योजना उनके विचार के, तो पहली योजना 1951 से 56 तक था जो कृषि और सिंचाई पर केंद्रित था, जिसमें भाखड़ा, नंगल, हीराकुंड बांध जैसी परियोजनाएं भी शामिल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक जिसमें भारी उद्योग और औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तीसरी योजना जो 1961 से 66 तक था, जिसमें कृषि और उद्योग के साथ आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, लेकिन युद्ध और सूखे के कारण यह विफल रहा था। योजना अवकाश की बात करें 1966 से 69 तक था। युद्ध और महंगाई के कारण 3 वार्षिक योजना लाया गया था। चौथी योजना 1969 से 74 तक था, जो गरीबी हटाओ और आर्थिक विकास स्थिरता के साथ वृद्धि पर केंद्रित था। पांचवी योजना 1974 से 79 तक था, जो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर जोर 50 सूत्री कार्यक्रम, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार के अंत के कारण ये बाधित हुआ था। छठी योजना की बात करें 1980 से 85 तक था, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी पर हमला, रोल बैंक की रणनीति इन सभी में शामिल था। सातवीं योजना की बात करें 1985 से 90 तक, जिसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस, भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था। आठवीं योजना 1992 से 97 तक, जिसमें आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, सेवा क्षेत्र और मानव विकास पर जोर दिया गया था। नौवीं योजना 1992 से 2002 तक था, कृषि, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन और कीमतों को स्थिर करना इसका लक्ष्य था। 10वीं योजना जो 2002 से 7 तक था, जिसमें गरीबी कम करना और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और समावेशी विकास करना था। 11वीं योजना 2007 से 12 तक था, जैसे तेजी से और समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर दिया गया था। 12वीं योजना 2012 से 17 तक था, सतत, तेज और अधिक समावेशी विकास, सामाजिक स्तर और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया था। बात करें पंचवर्षीय योजना ने भारत के विकास के नींव रखा, लेकिन 2015 में नीति आयोग के गठन के साथ भारत ने केंद्रीकृत नियोजन की जगह पर अधिक सहकारी और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपना लिया। यानी नीति आयोग का गठन 2015 में हो गया, जिससे जो है पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोशन देवी ओरेम रोसिबिनी देवी किस खेल से संबंधित है? ये वुशु खेल से संबंधित। उन्होंने एशियाई खेल में 60 किलोग्राम वर्ग में पदक जीता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सभी को पता है, मेगास्थनीज है। और पुस्तक लेखक का मैराथन वीडियो मैंने करा चुका है, दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ, जाकर देख लीजिए। वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। और अधिकतर प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है, ये सभी अगर आपने पुराना एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता चल रहा हो लगातार जो है प्रश्न रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? श्री संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर है। स्रोत के अनुसार उन्हें 11 दिसंबर 2024 को पदभार संभाला। उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। और जितने भी नियुक्ति के प्रश्न आ रहे हैं ये सभी मैंने स्पीडी करंट में कराया हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य 7 सिस्टर यानी 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? बात करें तो सिक्किम इसका हिस्सा नहीं है। सिक्किम को 7 बहनों का भाई कहा जाता है। 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, WPI का पूर्ण रूप क्या होता है? होल सेल प्राइस इंडेक्स होता है, यानी थोक मूल्य सूचकांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? उस्ताद अमजद अली खान को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसका मैंने लोक नृत्य वाले वीडियो में कराया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिए गए विकल्प आवरा, तार, चील, बबूल में से कौन सा कटीला पेड़ है? बबूल जो है यह कटीला पेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दुर्गा पूजा का त्यौहार किसके बीच युद्ध का प्रतीक है? देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच का युद्ध का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है, जो 9 दिनों तक युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मनुस्मृति मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। मनुस्मृति जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। डी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया किस आर्थिक सुधार से संबंधित है? उदारीकरण से संबंधित है। डी लाइसेंसिंग जो है उदारीकरण से संबंधित है। और तीनों एलपीजी याद रखिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, छऊ नृत्य मुख्य रूप से किन राज्यों से संबंधित है? ये झारखंड में सराइकेला छऊ होता है, ओडिशा में मयूरभंज छऊ होता है और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ होता है। आपको जो भी पूछा गया होगा उसको आपको क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपन्यास चाणक्य के लिए धर्मनीश का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत को धर्मनीश का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सूखा रोग यानी रिकेट शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? हड्डी को प्रभावित करता है। यह विटामिन डी की कमी के कारण जो है यह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण क्या है? आयकर यानी इनकम टैक्स, संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स और पूंजीगत लाभ का टैक्स, ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर यह गुप्त काल में बना नागर शैली का मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। कुछ प्रमुख मंदिर जान लीजिए जो आगे की शिफ्ट में पूछा जाएगा। नटराज मंदिर जो है चिदम्बरम तमिलनाडु में है। सबरीमाला मंदिर पठानथिल्ला केरल में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में है। बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर केदारनाथ उत्तराखंड में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है। लिंगराज मंदिर ओडिशा में है। रामनाथ स्वामी मंदिर यह भी तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। राजगोपाल स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। इसके अलावा बात करें मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु में है। राजगोपाल स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। बात करें वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर में है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है।
पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। रणकपुर मंदिर राजस्थान में है। सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र में है। स्वर्ण मंदिर पंजाब अमृतसर में है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? सभी को पता है, अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और आज ही मैंने जो पॉलिटी के जितने भी अनुच्छेद होते हैं, इसके अलावा संविधान संशोधन जहाँ से विदेशी स्रोत लिया गया, ये सभी दिया, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए। अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने और न्याय पाने का अधिकार देता है, जिससे संविधान के अन्य प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके। वहीं बात करें प्रस्तावना को भी भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी कहा जाता है, पहचान पत्र, हृदय और सार कहा गया है, क्योंकि यह संविधान के मूल आदर्श जैसे लक्ष्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और राष्ट्र के स्वरूप संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को दर्शाता है, जो संविधान की अंतरात्मा और इसके अर्थ को समझने के लिए एक मार्गदर्शक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्पर्श, तापमान, दबाव और दर्द जैसे संवेदी सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है? प्रमस्तिष्क जिम्मेदार है, यानी सेरिब्रम जिम्मेदार हो जाएगा। अगर बात करें मानव मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 भाग जैसे अग्र, मध्य और पक्ष और कई उपभाग से बना हुआ, जो सोचने, याददाश्त, भावनाएं, देखने, सुनने, संतुलन और शरीर के अनैच्छिक कार्य जैसे सांस लेना, हृदय गति को नियंत्रित करता है, जिसमें सेरिब्रम प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा हिस्सा है, जो उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जबकि सेरिबेलम जो है अनुमस्तिष्क जो है संतुलन और समन्वय और ब्रेन स्टॉर्म मस्तिष्क जीवन रक्षक कार्यों को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1951 से 56 तक हो जाएगा। और मैंने पंचवर्षीय योजना का लगभग आज से 5 दिन पहले ही डिटेल वीडियो करा दिया हुआ है और लगातार इसे 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है। आप जाइए उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एक ही वीडियो मात्र 30 मिनट का है, जिसमें मैंने पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो कराया हुआ है, दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। बात करें भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, ये इसका कार्यकाल 1951 से 56 तक था, जो 1951 में शुरू हुआ था और 56 में समाप्त हुआ। मुख्य रूप से यह कृषि और सिंचाई पर केंद्रित था, जिसे विश्व बैंक और सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर शुरू किया गया था। और ये जो है कौन सा मॉडल पर था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। बात करें मुख्य पंचवर्षीय योजना उनके विचार के, तो पहली योजना 1951 से 56 तक था, जो कृषि और सिंचाई पर केंद्रित था, जिसमें भाखड़ा, नंगल, हीराकुंड बांध जैसी परियोजनाएं भी शामिल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक, जिसमें भारी उद्योग और औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तीसरी योजना जो 1961 से 66 तक था, जिसमें कृषि और उद्योग के साथ आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, लेकिन युद्ध और सूखे के कारण यह विफल रहा था। योजना अवकाश की बात करें 1966 से 69 तक था। युद्ध और महंगाई के कारण 3 वार्षिक योजना लाया गया था। चौथी योजना 1969 से 74 तक था, जो गरीबी हटाओ और आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ वृद्धि पर केंद्रित था। पांचवी योजना 1974 से 79 तक था, जो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर जोर, 50 सूत्री कार्यक्रम, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार के अंत के कारण ये बाधित हुआ था। छठी योजना की बात करें 1980 से 85 तक था, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी पर हमला, रोल बैंक की रणनीति इन सभी में शामिल था। सातवीं योजना की बात करें 1985 से 90 तक, जिसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस, भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था। आठवीं योजना 1992 से 97 तक, जिसमें आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, सेवा क्षेत्र और मानव विकास पर जोर दिया गया था। नौवीं योजना 1992 से 2002 तक था, कृषि, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन और कीमतों को स्थिर करना इसका लक्ष्य था। 10वीं योजना जो 2002 से 7 तक था, जिसमें गरीबी कम करना और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और समावेशी विकास करना था। 11वीं योजना 2007 से 12 तक था, जैसे तेजी से और समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर दिया गया था। 12वीं योजना 2012 से 17 तक था, सतत, तेज और अधिक समावेशी विकास, सामाजिक स्तर और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया था। बात करें पंचवर्षीय योजना ने भारत के विकास के नींव रखा, लेकिन 2015 में नीति आयोग के गठन के साथ
भारत ने केंद्रीकृत नियोजन की जगह पर अधिक सहकारी और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपना लिया, यानी नीति आयोग का गठन 2015 में हो गया, जिसे जो है पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, स्पिरिट नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? स्पिरिट नाइट पुस्तक के लेखिका स्टेरीन कीर है, जो नागालैंड की एक प्रसिद्ध लेखिका है और उन्हें इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। और यह पुस्तक नागा जनजाति के लोक कथाओं और परंपराओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सभी को पता है, राजस्थान में स्थित है। बात करें रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा शहर में स्थित है, जो कोटा के पास है, और इसे भारत का परमाणु शहर भी कहा जाता है। बात करें प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो तारापुर महाराष्ट्र में जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ स्वदेशी PHWRS और FBRS है। रावत भाटा राजस्थान में जो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित, जिसकी क्षमता बढ़ाया जा रहा है। काकरापार गुजरात में है, जो गुजरात में स्थित है, और यहाँ भी नई इकाई जुड़ रहा है। नरौरा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कैगा कर्नाटक में, जो कर्नाटक में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कूडनकुलम तमिलनाडु में, जो रूस के सहयोग से निर्मित है और भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। गोरखपुर जो हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में निर्माणाधीन नया संयंत्र है। चुडका और भीमपुर ये मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश से प्रस्तावित संयंत्र है। जैतापुर महाराष्ट्र में फ्रांस के सहयोग से प्रस्तावित बड़ा संयंत्र है। कोवाडा जो है आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तूफान के दौरान कच्ची घर के जो छत है क्यों उड़ जाता है? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तूफान के दौरान कच्चे घरों की छत इसलिए उड़ जाता है क्योंकि तेज हवा छत के ऊपर का कम दबाव और घर के अंदर ज़्यादा दबाव बना देता है, जिससे जो है शक्तिशाली ऊपर की ओर धकेलने वाला बल लिफ्ट पैदा होता है। और ये दबाव का अंतर जो है, जिसे बर्नौली के सिद्धांत के समझा जा सकता है, छत को जमीन से खींचकर उड़ा देता है, खासकर अगर छत ठीक से बंधा न हो, उसमें दरारें हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2002 में परिसीमन आयोग द्वारा तैयार किया गया सीमाओं का उपयोग करके चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन है? पहला राज्य कर्नाटक, जहां 2008 के विधानसभा चुनाव में इन नई सीमाओं यानी परिसीमन को लागू किया गया था, जिसके बाद यह अन्य राज्यों में भी चुनाव हुआ। हालांकि असम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड जैसे कुछ राज्यों में सुरक्षा कारणों से टाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जूट उद्योग किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। भारतीय जूट उद्योग मुख्य रूप से हुगली नदी के किनारे विशेषकर पश्चिम बंगाल में स्थित है, क्योंकि यह क्षेत्र जूट उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है, जैसे उपजाऊ मिट्टी, जल की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक और कोलकाता बंदरगाह से निकटता के कारण बसाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ctrl+S से क्या होता है? Ctrl+S जो है शॉर्टकट का मतलब मुख्य रूप से फाइंड एंड रिप्लेस करना है। डायलॉग बॉक्स खोलना, जिसे आप किसी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट में एक शब्द को ढूंढकर उसे शब्द से बदल सकते हैं, या वेब ब्राउजर में ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखने में भी काम आता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बात करें, तो Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+Z से अंडू होता है, यानी पिछली क्रिया को रद्द किया जाता है, Ctrl+Y से रीडू किया, जिसे अंडू की गई प्रक्रिया को फिर से किया जाता है, Ctrl+S से सेव किया जाता है, Ctrl+A से सभी को चयन यानी सिलेक्ट ऑल किया जाता है, Ctrl+P से प्रिंट किया जाता है, Ctrl+N से नया दस्तावेज यानी विंडो खोला जाता है, Ctrl+O से फाइल ओपन किया जाता है, Ctrl+F से खोजना यानी फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना हुआ है? दक्कन का पठार मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टान से बना है, जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने और जमने से बना है, जिन्हें दक्कन ट्रैप के भी कहा जाता है। और यह चट्टान लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम से भरपूर होता है, जिसमें यहाँ काली मिट्टी बनता है, जो कपास की खेती के लिए उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ये जो कृष्णा नदी पर है। बात करें, कुछ लोग बता रहे थे तुंगभद्रा बांध पूछा गया, तो तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है? ये तुंगभद्रा नदी पर, जो मुख्य रूप से तुंगभद्रा बांध जो है, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्नाटक के होसपेट के पास स्थित है, और ये एक बड़ा बहुउद्देशीय बांध और सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग होता है। इसके अलावा इसी नदी का पर ब्रिटिश काल के दौरान एक पुराना बांध सुंकेसुला बैराज भी है,
जो कुरनूल के पास है। बात करें प्रमुख बांध और नदी और राज्य के, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को लाभ पहुंचाता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में है, जो नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा ये केंद्र है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। हीराकुड बांध महानदी पर ओडिशा में, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इडुक्की जो है ये पेरियार नदी केरल में है, केरल का सबसे बड़ा जल विद्युत स्रोत का केंद्र है। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जुड़ा हुआ है। काकरा पार जो है ताप्ती नदी गुजरात में है। बाण सागर ये सोन नदी मध्य प्रदेश में है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या है। लोकतंत्र का मूल अर्थ जनता का शासन, यही आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। जहां सत्ता जनता के हाथ में होता है और लोगों अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से या सीधे शासन में भाग लेते हैं। यह जनता का द्वारा और जनता के लिए शासन है, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सभी नागरिकों के अधिकार पर आधारित है, जिसमें वोट देने और अपनी राय रखने का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ बिजली का अर्धचालक या सुचालक होता है, जिस पर आसमानी बिजली गिरने की संभावना रहता है। तार के पेड़ पर गिरने की संभावना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकोषीय घाटा नियम 2003, जिसे FRBM यानी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 किससे संबंधित है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 भारत में वित्तीय अनुशासन लाने, राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण के नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। ये एक कानून है जिसका लक्ष्य संतुलित बजट बनाना और सरकार के वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाना, जिसमें GDP के 3% तक राजकोषीय घाटे को सीमित करने जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और यह अधिनियम राजकोषीय घाटे को कम करने, सरकारी खर्च और आय प्रबंधन करने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नियम निर्धारित करता है, जिसके तहत कई दस्तावेज जैसे MTFS, MPFE संसद में पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की शिक्षा और उपदेश किस पिटक में है। सूत पिटक में। और देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहा है। अगर आप लोगों ने एनालिसिस के वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। अगर बात करें बौद्ध धर्म के 3 मुख्य पिटक हैं, जिसे टोकरी कहा जाता है। सूत पिटक में जो है बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम और आचार संहिता है। और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के सिद्धांत जो मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थार मरुस्थल की प्रमुख विशेषता क्या है। थार मरुस्थल की प्रमुख विशेषता अत्यधिक तापमान, कम वर्षा यानी 25 सेंटीमीटर से कम, शुष्क जलवायु, रेतीली मिट्टी और रेत के टीले हैं। यह विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी है, जहां अरावली के पश्चिम में स्थित होकर भी यह लू जैसी गर्म हवा और शुष्क परिस्थिति के लिए जाना जाता है, जिसमें खेजड़ी जैसे पेड़ और ऊंट नीलगाय जैसे जीव पाए जाते हैं। और यह भारत पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वर्तमान राज्यपाल कौन है। असीम कुमार घोष जो है हरियाणा का वर्तमान राज्यपाल है। और हर शिफ्ट में जितना भी अगर राज्यपाल आया है उन सभी में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको कराए हैं। चलिए आज भी करा देते हैं, जिससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। बात कर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। KT पटनायक है। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है। अजय कुमार भल्ला है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है। अजय कुमार भल्ला है। मिजोरम के राज्यपाल VK सिंह है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। मेघालय के राज्यपाल CH विजयशंकर है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। शिव प्रताप शुक्ल है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस है। ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभपति है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रेमन डेका है।
इसके अलावा बात करें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जिनको अति प्रभार मिला हुआ है। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। गोवा के राज्यपाल पुष्पति अशोक गजपति राजू है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेंकर है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा है। लद्दाख के राज्यपाल कविंदर गुप्ता है। दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। पुडुचेरी के राज्यपाल के कैलाशनाथन है। अंडमान निकोबार द्वीप के राज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी है। चंडीगढ़ की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया है। दादरा नगर दमन दीव का कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। और लक्षद्वीप के भी राज्यपाल प्रफुल्ल पटेल। बाकी अब जितने भी मुख्यमंत्री है ये सभी आपको देखना है। जितने भी मुख्यमंत्री है वो सभी राज्य का मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 के एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? इसमें भारत ने टोटल 24 पदक जीता था, जिसमें 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य जीते और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से जाइलम के नामक संवहनी ऊतक के माध्यम से होता है, जो जड़ों से पानी और खनिजों को सोख कर तने और पत्ते तक पहुंचाता है। और यह प्रक्रिया परासरण यानी कि ओस्मोसिस और वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होता है। इसके अलावा खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। ये भी याद रखिए, खनिज लवण का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चोल वंश का संस्थापक कौन था? सभी को पता है चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जिन्होंने 9वीं शताब्दी के मध्य लगभग 850 ईस्वी में पल्लव और पांड्यों के बीच चल रहे संघर्ष का लाभ उठाते हुए तंजौर पर कब्जा किया और चोल साम्राज्य की नींव रखा, जिसके बाद राजा राज प्रथम और राजेंद्र चोल जैसे शासकों ने इसे महान बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी इसी का हम कुछ जो है संस्थापक जान लीजिए जो लगातार हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। कन्न वंश और या कानवयन वंश का संस्थापक वासुदेव है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है। चेदी वंश का संस्थापक महामोगवाहन है। हिंद यवन का शासक डेमेट्रियस है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस है। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन है। गंग वंश का संस्थापक कोंकिन वर्मा है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त है। मौखरी वंश का संस्थापक ईशान वर्मा है। हुर वंश का संस्थापक तोड़मान है। मैत्रक वंश का संस्थापक भट्टारक है। उत्तर गुप्त वंश का संस्थापक कृष्ण गुप्त है। गौड़ वंश का संस्थापक शशांक है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक यहाँ पर पुष्यभूति वंश दिया गया, प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है। तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल है। चालुक्य वंश बादामी के तो इसका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक तो यहाँ पर पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा, लेकिन कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय है। चालुक्य वंश वेंगी के इसका संस्थापक विष्णुवर्धन है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय हो जाएगा और पाल वंश का आपको गोपाल पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक पुनर्गठन के समय श्रमिकों की सुरक्षा जार और उनके हितों की रक्षा के लिए 1991 में कौन सी योजना शुरू किया गया था? 1991 के औद्योगिक पुनर्गठन और आर्थिक सुधारों के द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कई योजना सीधे तौर पर शुरू नहीं किया गया, बल्कि राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि यानी कि नेशनल रिन्यूअल फंड यानी NRF की स्थापना किया गया था, जिसका उद्देश्य औद्योगिक बदलाव से प्रभावित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास सहायता प्रदान करना था। साथ ही SICA यानी सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट में संशोधन करके बीमार कंपनियों को पुनर्जीवित करने और श्रमिकों को रोजगार बचाने की कोशिश किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTTP का मुख्य कार्य क्या है? इसका फुल फॉर्म बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका मुख्य काम वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच जानकारी जैसे वेब पेज, इमेज, डाटा का आदान प्रदान करना है, जिसे हम इंटरनेट पर वेबसाइटों को देख पाते हैं। और यह एक अनुरोध प्रतिक्रिया ने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है, जो हाइपर लिंक के माध्यम से वेब पेज को जोड़ने और लोड करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईपीसी के निर्माणकर्ता कौन है? भारतीय दंड संहिता के निर्माणकर्ता मुख्य रूप से लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे, जिनकी अध्यक्षता में 1874 में बने प्रथम भारतीय विधि आयोग ने इसका मसौदा तैयार किया था। और यह 1860 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित होकर 1862 में लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य भारतीय आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाद्रपद महीने में महिलाओं द्वारा कौन सा व्रत रखती है जिसमें वे अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है? हरितालिका तीज में जो है अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आयु वर्ग कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 कब आयोजित होने वाला है? 25 दिसंबर 2024 से लेकर 4 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और टीचिंग जो है यानी शिक्षा की क्षेत्र से संबंधित है। ये सभी सेवा क्षेत्र से संबंधित है। बात करें अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधन के प्रत्यक्ष निष्कर्षण उत्पादन से संबंधित गतिविधि होता है। उदाहरण की बात करें तो कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो ये कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने वाली गतिविधि यानी विनिर्माण से संबंधित है। उदाहरण की बात करें तो विनिर्माण उद्योग, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, ये सभी जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र की बात करें जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ मूर्त वस्तुओं को बजाय सेवाएं प्रदान करने वाली गतिविधि होता है। उदाहरण में बैंकिंग, IT, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन, संचार, ये सभी तृतीय क्षेत्र से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में महिला साक्षरता दर कम होने का कारण क्या है? उत्तर भारत में महिला साक्षरता दर कम होने का मुख्य कारण सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं, लड़कों को प्राथमिकता, बाल विवाह, गरीबी, शिक्षा के बुनियादी ढांचे की कमी यानी स्कूलों की दूरी, सुविधाओं का अभाव और जागरूकता की कमी है। जहां परिवार लड़कियों की शिक्षा को पैसे और समय की बर्बादी मानते हैं, क्योंकि शादी के बाद उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, जिससे वे घरेलू कामों में लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद दिसंबर 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल में कौन सा खिताब जीती है? दिसंबर 2024 में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता, जो उनके दूसरा BWF टूर खिताब है। और उन्होंने चीन की ली जिंगबाओ और ली कियान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारतीय कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित नहीं है? टप्पा ये संबंधित नहीं है। बात करें कर्नाटक संगीत शैली दक्षिण भारत के एक प्रमुख शास्त्रीय संगीत परंपरा है, जो अपनी जटिल लय, भक्तिपूर्ण गीत, मुख्यतः देवी देवताओं को समर्पित और राग व ताल पर आधारित संरचना के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें मृदंगम, वीणा, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और इसके जनक जो है पुरंदर दास को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास को कहा जाता है, जो हिंदुस्तानी संगीत से भिन्न होते हुए भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक समृद्ध हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? रोलिंग प्लान भारत में 1978 से 80 के दौरान जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश किया गया, क्योंकि वे पुरानी 5वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म करके एक लचीली और गतिशील योजना लाना चाहते थे, जो अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल सके, जिसमें हर साल योजना की समीक्षा और संशोधन किया जा सके, ताकि दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ साथ तात्कालिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके और संसाधन को बेहतर उपयोग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10वीं वर्षगांठ का समारोह का अनावरण किसने किया था? अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2025 की एशियाई चैंपियनशिप में कहाँ आयोजन किया गया था। इसका आयोजन की बात करें तो 2025 में कई एशियाई चैंपियनशिप हुआ, जिसमें एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया के गुमी में 27 से 31 मई को आयोजित हुआ था, जबकि एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप अगस्त में भारत के महाबलीपुरम में हुआ था। इसके अतिरिक्त एशियाई युवा खेल मनामा बहरीन में हुआ और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान के श्यानकेंत में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पद्म की शास्त्रीय नृत्य का घटक कौन हो जाएगा। भरतनाट्यम में पद्म हो जाएगा। अगर बात करें भरतनाट्यम की उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मंदिरों में हुआ, जो लगभग 2000 साल पुराना एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, जिसे मूल रूप से देवदासी मंदिर नर्तकियां करती है और जिनका आधार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ग्रंथ में है, जिसमें भाव राग और ताल का मिश्रण होता है और यह नृत्य दासी अटम या सादिर के नाम से भी जाना जाता है और बाद में रुक्मिणी देवी अरुंडेल जैसे गुरुओं द्वारा पुनर्जीवित व मान्यकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य में होली को मंजल कुली कहा जाता है। होली को मंजल कुली या उकली के नाम से केरल में राज्य में खासकर कोंकणी और कुदुम्बी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जहां हल्दी के पेस्ट और पानी का इस्तेमाल होता है और इसे उत्तर भारत की पारंपरिक होली से अलग बनाता है और यह शांत सांस्कृतिक उत्सव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षा के बीच स्थित है और इसमें लाखों छोटे चट्टानी पिंड जो है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो कि आंतरिक ग्रह और गैस दानव के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अनुच्छेद 19 में किसका उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया। बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम सभी के लिए अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह बोलने सुने जाने और राजनीतिक कलात्मक और सामाजिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है। इसमें जानने का अधिकार भी शामिल है। किसी भी माध्यम से जानकारी प्राप्त करने और साझा करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किया गया और परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया गया और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, जिसमें खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुआ और जीवन यापन की लागत बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राचीन भारत में 16 राज्यों को किस नाम से जाना जाता था। इसे महाजनपद के नाम से जाना जाता था। बात करें प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की राजधानी भी जान लीजिए। मगध की राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र था। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत था। वज्जी की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा, वश की राजधानी कौशाम्बी, अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, चेदी की राजधानी शक्तिमती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, शूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक की राजधानी पोतन, कंबोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला और मल्ल की राजधानी कुशावती पावा या कुशीनगर और पंचाल की राजधानी अहिच्छन या काम्पिल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया और इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। बात करें मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित है और संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, जिन्हें बाद में 2002 में 86वें संशोधन के दौरान 11 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग जो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। दिए गए विकल्प में नीति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इनका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, बल्कि इन्हें सरकार के प्रस्ताव या संसद का अधिनियम जैसे NHRC द्वारा बनाया गया है। जो संवैधानिक निकाय वे हैं जिनका संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, जैसे चुनाव आयोग, UPSC और CAG, ये सभी संवैधानिक निकाय हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। खेलो इंडिया गेम 2025 के दो मुख्य संस्करण हुए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर में हुआ, जो 4 से 15 मई 2025 तक हुआ। जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान के 7 शहर 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 किया गया। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी नई दिल्ली में हुआ था, जो बिहार के यूथ गेम्स के बाद आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PMKMY योजना के अंदर कितनी पेंशन दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लघु और सीमांत किसानों को 18 से 40 वर्ष के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसमें किसान और सरकार मिलकर अंशदान करते हैं, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलता है। और यह योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। आज की ये जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का ऑफर आज रात 12 से 1 बजे शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 1 साल का पास प्रो मात्र 299 में, जिसमें 2 साल का एबिलिटी मिलेगा। आपको कूपन कोड सावन लगाना है, तभी आपको ये प्राइस 299 में मिलेगा। साथ में 2 साल का एबिलिटी मिलेगा। वहीं पास प्रो मैक्स 399 में मिल जाएगा। आपको जो भी प्लान अच्छा लगे वो आप बाई कर लीजिएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट हो गए मात्र 299 में मिल जाएगा, जिसमें 2 साल का एबिलिटी मिलने वाला है, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। इसलिए तैयार रहेगा। आज रात 12 से 1 बजे मात्र 1 घंटे का ये स्पेशल ऑफर रहेगा, ठीक है। इसलिए जाके परचेज कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।